हेलो बच्चों, मैं विवेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल पलामू फिजिक्स पॉइंट पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों वो रीजन या वो एरिया जहां तक हम चार्ज के इफेक्ट को फील कर सके या जहां तक चार्ज अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाती है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी चार्ज अपने अगल बगल, अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ पूरे सराउंडिंग में चारों तरफ, समझे ना, अपना फील्ड बना के रखता है। ठीक है, जिसमें कि दूसरा चार्ज अगर आया तो उस पे हमको उसका प्रभाव दिखेगा बच्चों। ठीक है, अगर सेम टाइप का आएगा तो रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर का आएगा तो अट्रैक्ट करेगा। मतलब कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ अपना फील्ड बना के रखती है और वो फील्ड हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन उसमें जब दूसरा कोई चार्ज जाएगा तो उसका प्रभाव हमको दिखाई देगा बच्चों, उसका इफेक्ट हमको दिखाई देगा, समझे? और अट्रैक्शन या रिपल्सन के थ्रू दिखाई देगा। अब मान लीजिए कि आपको कोई फील्ड दिखाना है। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी चीज को नक्शा बनाना है, जैसे 12 लोटा का ही अगर हम नक्शा बनाएंगे तो 12 लोटा का नक्शा में अगर जीएलए कॉलेज के फील्ड को दिखाना होगा तो उसके लिए बाउंड्री तो चाहिए ना, मतलब एक लाइन तो रिप्रेजेंट करेंगे उसको एक लाइन के थ्रू। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज है अगर वो अपना फील्ड बना रही है तो उसके फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? लाइन के मदद से। ठीक है, तो इसके फील्ड को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी लाइन के मदद से। अब मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है। ठीक है, इसका फील्ड यहां तक है, इसका भी तो कुछ फील्ड होगा कि नहीं? तो इसका भी फील्ड होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के फील्ड में अगर इन कर रहे हैं तो आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, चाहे दूर भागेगा चाहे सट जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा बच्चों। तो हर चार्ज का अपना एक फील्ड होता है और इस फील्ड के रेंज में दूसरा चार्ज आएगा तो उसको क्या करेगा? उस पर अपना इफेक्ट शो करेगा। हमको उसके थ्रू पता चलेगा कि हाँ इसका फील्ड जो है यहां तक है। मान लीजिए कि एक न्यूट्रल बॉडी को हम यहाँ पे लाते हैं तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ लेके आएंगे तो अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है ना, उस पर तो कोई चार्ज है नहीं। इसीलिए अट्रैक्शन के थ्रू हम नहीं समझ सकते हैं, इसके लिए रिपल्सन जरूरी है। अगर मान लीजिए माइनस चार्ज को हम यहाँ तक लाए तो क्या करेगा? रिपेल कर देगा, इसके अंदर जाने ही नहीं देगा, क्योंकि ये इसका फील्ड है, समझे? जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बोलते होंगे ना कि जिसका बैट है पहले बैटिंग वही करेगा। हम लोग गांव में क्रिकेट खेलते थे तो यही नियम रहता था कि जिसका बैट है फर्स्ट बैटिंग वही करेगा। समझ में आया? तो उसी तरह इसका फील्ड है तो ये अपने फील्ड में दूसरा को नहीं आने देगा, ये अपन आदमी को केवल आने देगा, न्यूट्रल आदमी को आने देगा। समझे? न्यूट्रल आदमी कहने का मतलब क्या? जो हाँ बोले कि हाँ भाई तू ही बैटिंग कर ले, हम बाद में करब। ठीक ना? तो इसके फील्ड में, इसके प्लस क्यू के फील्ड में अगर सेम टाइप का चार्ज माने गोतिया, समझे? इसके फील्ड में सेम टाइप का चार्ज माने गोतिया, समझ लीजिए गोतिया आ गया तो घुसने देगा? नहीं घुसने देगा। भले दूसरा को बुला के खिला लेगा, समझे, लेकिन गोतिया को नहीं घुसने देगा। सेम चीज है, प्लस है तो प्लस को नहीं घुसने देगा, माइनस को अंदर आने देगा, न्यूट्रल को अंदर आने देगा, सटा लेगा कहने का मतलब, समझे? लेकिन प्लस को नहीं आने देगा, रिपल्सन करेगा प्लस का, प्लस को अपोज करेगा, प्लस अगर इसके एरिया में आता है तो। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इसको रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप ही को बोला गया किसी चीज को खींचने के लिए या धक्का देने के लिए। ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट करके, जैसे झोला बोरा में रहेगा तो डायरेक्ट उठाएंगे और चल देंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। लेकिन बहुत ज्यादा वजन का चीज है
या फिर कुछ ऐसा चीज है जिसको कि जैसे कुआं से पानी खींचते हैं ना, ठीक है, उस तरह का कोई चीज है, रस्सी में बांधा हुआ है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर रहे हैं, हम किसी और मीडियम के थ्रू ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं अपना, ठीक है, ठीक ना। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफिकली? तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक लाइन चाहिए, और उसी लाइन को बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चाहे हम डायरेक्ट कांटेक्ट करके उठाएं या इनडायरेक्ट कांटेक्ट रहे हमारा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी चीज को हम रस्सी में बांध के, बचपन में खेल भी खेले होंगे, रस्सी पकड़ के इधर उधर खींच रहे हैं, तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे ना बच्चों। तो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर चार्ज के फील्ड को हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिंपल, समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझ में आया बच्चों? कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग का वो एरिया जहां तक कि अपना इफेक्ट शो कर सके उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जिस चीज का हमको जरूरत होता है उसको बोलते हैं लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज को दिखाता है कि हाँ यहां तक जाएगा, समझे? अब देखिए बच्चों, अगर हम चार्ज का बात करें तो चार्ज तो दो ही तरह का होता है ना बच्चों, जान ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। चार्ज दो तरह का होता है, दोनों चार्ज को तो जान रहे हैं आप लोग, एक प्लस दूसरा माइनस। तो प्लस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आउटवर्ड बनेगा, रेडियली आउटवर्ड बनेगा बच्चों। इसके चारों तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा और निगेटिव चार्ज अंदर की तरफ। निगेटिव चार्ज जो है बच्चों उसका फील्ड जो बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, मतलब किसी को भी कोई भी चीज इसके फील्ड में आएगा, कोई भी चीज इसके फील्ड में आएगा तो क्या होगा? इसको माइनस जो है अट्रैक्ट करेगा और प्लस जो है क्या करेगा? अपने फील्ड से बाहर निकालेगा। इसका फील्ड किधर बन रहा है? बाहर की तरफ बन रहा है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, समझे? जैसे अगर प्लस माइनस को हम एक साथ लिखने की कोशिश करें तो देखिए, प्लस से निकलेगा माइनस पे जाएगा, प्लस से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्लस से निकलेगा माइनस पे जाएगा। इसका ज्यादा डिटेल इसके बारे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ाएंगे। अभी बस इतना समझिए कि प्लस चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है, और माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है, यानी अंदर की तरफ होता है बच्चों, ठीक है। प्लस क्यू का चार्ज जो होता है बच्चों आउटवर्ड होता है, और निगेटिव का माइनस क्यू का होगा अंदर की तरफ। माइनस चार्ज का, निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों वो अंदर की तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों वो बाहर की तरफ होता है। अब टेस्ट चार्ज तो हम पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक ना, कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटा चार्ज होता है बच्चों। टेस्ट चार्ज क्या होता है? बहुत छोटा वैल्यू का चार्ज होता है, जिसका मैग्नीट्यूड लगभग 0 के बराबर होता है। इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, समझे? तो इसको अगर हम यहाँ लेके जाए, और ये केवल थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसा कोई चार्ज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्यू नोट को, इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और थ्योरम को प्रूफ करने के लिए केवल यूज करते हैं, ठीक ना। तो क्यू नोट को अगर हम प्लस क्यू के फील्ड में ले जाते हैं तो क्या होगा बच्चों? रिपेल करेगा, ठीक है। रिपेल करेगा कैसे? इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, एकदम डायरेक्ट, जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में भेज देगा। जो अपन घर है जनसाइल है उन्हीं, जो समझ में आया ना। उसी तरह अगर माइनस क्यू में हम ले जाएं, और एक चीज और, क्यू नोट को अगर क्यू नोट के बारे में पूछा जाए कि पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, तो क्यू नोट जो टेस्ट चार्ज है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। अगर क्यू नोट को हम निगेटिव चार्ज के पास लेकर जाए
तो क्या होगा, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। समझे बच्चों? एक चीज और, अगर कोई पूछ दे कि ये चार्ज जो है इसका फील्ड कहाँ तक है, तो कोई भी चार्ज का फील्ड कहाँ तक होता है बच्चों, इन्फिनिटी तक। इसको हम लोग आगे अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब प्लस क्यू का फील्ड कहाँ तक है, तो इन्फिनिटी तक। माइनस क्यू का फील्ड कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। लेकिन एक चार्ज अगर यहाँ रहे, दूसरा चार्ज अगर छमुहान पे रहे, तीसरा चार्ज देड़मा चौक पर रहे, ठीक है, पहला चार्ज कहाँ है, जनकपुरी में, दूसरा चार्ज कहाँ है, छमुहान पर, तीसरा चार्ज कहाँ है, देड़मा में, और चौथा चार्ज है सुरेश सिंह चौक पर। तो इस पे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा, सुरेश सिंह चौक वाला का, जो चौथा चार्ज है। उसके बाद जो देड़मा चौक पे है, थर्ड नंबर चार्ज का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मतलब देखिए, एक चार्ज जैसे यहाँ है, दूसरा चार्ज हम यहाँ रखे, तीसरा चार्ज यहाँ रखे, चौथा चार्ज यहाँ रखे, तो इसका प्रभाव सब पे सेम पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो कितना पड़ेगा, कैसे डिपेंड करेगा मतलब डिस्टेंस पे, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड, इसका फील्ड जो बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो उसके लिए हम एक टर्म लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन लिख लीजिए बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन region in which a charge experience a force। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों, वो ऐसा रीजन होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे कोई चार्ज जो है फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाता है। समझे, फोर्स को एक्सपीरियंस कैसे करेगा, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। समझे, खींचेगा नहीं तो भगाएगा, कि भाग यहां से, ठीक ना। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों, मान लीजिए कि एक मतलब पॉइंट चार्ज लिए हैं। आप लोग को बता चुके हैं ना कि इस चैप्टर में जितना भी हम लोग पढ़ाई करेंगे सब पॉइंट चार्ज का पढ़ाई करेंगे। तो एक चार्ज हमने लिया प्लस क्यू, यहां से आध डिस्टेंस का दूरी पर एक पॉइंट पी है। प्लस क्यू एक चार्ज है जहां से कि आध डिस्टेंस के दूरी पर एक पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है कि प्लस क्यू के कारण इस पर क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर, ठीक ना। तो मान लीजिए कि पी पॉइंट पर एक चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, पी पॉइंट पर एक चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिए हम क्यू नॉट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इसका सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब देखिए फोर्स कूलम्ब्स ला याद कीजिए। F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहां F का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q नॉट बाई आर स्क्वायर बाई टेस्ट चार्ज Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास Q बाई आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ये हो गया। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू आया, Q बाई आर स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कम होते जाएगा बच्चों। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, चार्ज से जितना दूर हम करते जाएंगे ना पोजीशन, अपना डिस्टेंस जितना बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना का स्क्वायर टाइम्स कम होगा।
मतलब डिस्टेंस को अगर डबल करते हैं, हम डिस्टेंस को क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम्स घटेगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने टाइम्स घटेगा, 4 टाइम्स घटेगा बच्चों, समझे। और अगर डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 9 टाइम्स कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसका वेक्टर फॉर्म का हम अगर बात करें तो वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें तो डायरेक्शन है नहीं। तो अगर डायरेक्शन का बात किया जाए आपसे, ठीक है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो डायरेक्शन तो इधर का ही होगा। तो मान लीजिए कि डायरेक्शन जो बता रहा है वो आर बता रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, वेक्टर आर का डायरेक्शन अगर हमको चाहिए तो वेक्टर आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। कोई दिक्कत, यही फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, क्लास 11th में पढ़े होंगे। जिसका यूनिट वेक्टर निकालना होता है उसका उस वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड में डिवाइड करना पड़ता है, उसके मतलब मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को डिवाइड करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिला है बच्चों, E Q बाई, सॉरी के भी बचेगा ना जी, के छूट गया था, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं और यूनिट वेक्टर का वैल्यू भी पुट करके आप नया फॉर्मूला ला सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आर बाई आर का स्क्वायर, आर का क्यूब हो जाएगा और ऊपर आर रहेगा, तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, उससे टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे जैसे हम बोले ना कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटते जाएगा स्क्वायर के रेशियो में। मतलब डिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा। तो अगर मान लीजिए कि आर को हम इनफाइनाइट कर दे, मतलब बहुत दूर ले जाए, बहुत दूर, ठीक है, तो बहुत दूर जब ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ले जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा बच्चों, समझे। तो अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं एक दो। और एक चीज याद रखिएगा बच्चों अच्छे से कि अगर, ये तो हम पॉजिटिव चार्ज का बात कर रहे थे, अगर निगेटिव चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, तो उसका डायरेक्शन बताने टाइम, ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो केवल और केवल डायरेक्शन बताने टाइम हम लोग माइनस का यूज करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय माइनस का यूज नहीं करेंगे बच्चों, समझ में आ जाए, इस चीज को दिमाग में रख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि 2 पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज है, -2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो सपोज 30 सेंटीमीटर है। दो चार्ज है -2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए 30 सेंटीमीटर। तो पूछ देगा इसके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे एक पॉइंट है P, तो P पे जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं। 30 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 15 सेंटीमीटर, और यहां से यहां का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब पॉइंट P पे इसके चलते जो इस पे फोर्स लगेगा बच्चों वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा ना, हाँ, क्योंकि माइनस चार्ज है तो माइनस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनता है, अंदर की तरफ। तो इस पे जो ये फोर्स लगाएगा, इसको मान लीजिए Q1, इसको मान लीजिए Q2, तो इस पे जो फोर्स लगाएगा, P पे जो फोर्स लगाएगा Q1, वो इसी डायरेक्शन में लगाएगा बच्चों। तो Q1 का डायरेक्शन ये हुआ। अब Q2 जो है वो P पे फोर्स लगाएगा किधर, इसी डायरेक्शन में लगाएगा। मतलब Q2 जो है वो भी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, Q1 जो है वो भी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना। दोनों के फोर्स का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि प्लस का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बनता है तो बाहर की तरफ भगाएगा इसको, और माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बनता है तो ये खींचेगा इसको अपने अंदर की तरफ। समझ में आया, तो डायरेक्शन तो समझ में आ गया होगा कि किधर लगा रहा है फोर्स।
चलिए अब देखते हैं कि इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट कितना लगा रहा है, वेक्टर का साइन छूट जाएगा, आप लोग दे दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, वेक्टर ही होगा ये जब भी होगा। तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, इधर वाला E1 हो गया, इधर वाला E2 हो गया। E1 फॉर्मूला बताइए, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 हो जाएगा ना जी, दो अलग अलग चार्ज है ना, तो के Q1 बाई आर स्क्वायर प्लस के Q2 बाई आर स्क्वायर। के बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि आर तो दोनों के लिए सेम है। के बाई आर स्क्वायर Q1 प्लस Q2। अब के का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, बाई रेडियस, सॉरी आर का स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, रेडियस नहीं, तो 15 का स्क्वायर। Q1 कितना है बच्चों, 2 माइक्रो कूलम, यानी 2 गुने 10 का पावर -6 प्लस 4 गुने 10 का पावर -6। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 इंटू 10 का पावर 9, 15 का स्क्वायर 2 2 5, 4 2 6 इंटू 10 का पावर -6। तो देखिए बच्चों, 9 6 जा 54 बाई 225 इंटू 10 का पावर 9 -6। अब 15 सेंटीमीटर है ना जी, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 15 बाई 100 का स्क्वायर, 225 इंटू 100 मतलब 10 का स्क्वायर, 2 10 का स्क्वायर 2 इक्वल टू 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर मतलब 10 का पावर 2 का स्क्वायर, तो 10 का पावर 4 हो जाएगा ऊपर में, तो 10 का पावर 9 प्लस 4 -6 कितना हो गया बच्चों, देखिए 54 बाई 225 इंटू 10 का पावर 9 4 13 में से 6 गया तो 10 का पावर 7, ठीक है। तो 54 बाई 225 इंटू 1000, 10 का पावर 3 ले लिए तो 10 का पावर 4 बचा 25, 25 चौका 100, 25 अठे 200, 25 नवा 225, अब 25 से 25 चौका 100 40 बार में, अब 9 से 6 बार में, 9 छक 54, यानी 6 चौका 24 गुने 10 के पावर 5। और इसका यूनिट क्या होगा, E इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F बाई क्यू नोट, फोर्स का क्या होता है, F बाई क्यू नोट, फोर्स का क्या होता है बच्चों, न्यूटन, चार्ज का कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। 24 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम आया बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि पॉइंट P पे लग रहा है। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो टुवर्ड्स Q1 या टुवर्ड्स -2 माइक्रो कूलम के डायरेक्शन में लग रहा है इतना फोर्स, मतलब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है बच्चों, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगा, यानी ए मान लिए, ठीक है, जिसके एक पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है। तो इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट का नाम ए है, ये बी है, ये सी है, तो इक्विलेटरल है तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है। और तीनों एंगल जो भी इक्वल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों, तो तीनों एंगल हो जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। तो अब पूछेगा कि बी और सी मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बताइए और डायरेक्शन बताइए, ठीक है। तो यहां देखिए प्लस क्यू चार्ज के कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा बच्चों वो किधर बनेगा, आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में एकदम, ठीक है। और पॉइंट सी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बच्चों वो अंदर की तरफ बनेगा, पॉइंट बी के कारण जो बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा। ई सी के कारण हो रहा है और ये ई बी के कारण हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, बी के कारण, पॉइंट बी के कारण उधर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट सी के कारण इधर की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि माइनस चार्ज अंदर की तरफ खींचता है, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ धक्का देता है, समझे। तो अब देखिए ये जो एंगल होगा ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा बच्चों, देखिए 60। तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो स्ट्रेट लाइन पे 180 का बनता है, 60 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 120 डिग्री। किसी भी स्ट्रेट पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है 180 डिग्री यानी 180 डिग्री का होता है, जिसमें कि 60 डिग्री पहले से है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, तो उसके लिए पहले हमको इसको फाइंड करना होगा बच्चों, क्योंकि सी जो है इधर का फोर्स लगाएगा, बी जो है उधर का लगाएगा, तो उसका रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा हमको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ई बी इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ई बी इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर और ई सी इक्वल टू कितना होगा बच्चों, के क्यू बाई ए स्क्वायर, यानी हम बोल सकते हैं ई बी इक्वल टू ई सी है और ये दोनों को मान लीजिए ई के इक्वल है। ये दोनों किसके इक्वल है बच्चों, ई के इक्वल है। देखिए दोनों का वैल्यू सेम आया ना, डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ई बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू ई मान सकते हैं। तो देखिए अब रिजल्टेंट, वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, याद कीजिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ देखिए ए और बी दोनों तो बराबर है, बी और सी बराबर है, इक्वल टू ई ले लिए हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ई स्क्वायर प्लस 2e cos 120 डिग्री। cos 120 का मान कितना होता है बच्चों, cos 120 का मान कितना होता है, ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई स्क्वायर लिख दे रहे हैं। cos 120 का मान होता है -1/2, तो 2 से 2 खत्म, क्या बचा अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी एक ई स्क्वायर से ई स्क्वायर खत्म, क्या बचा अंडर रूट ई स्क्वायर, मतलब कितना आया हमारा टोटल रिजल्टेंट ई आया। तो क्या बोल सकते हैं हम कि नेट रिजल्टेंट क्या मिला हमको, नेट रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई मिला, इक्वल टू ई का वैल्यू कितना होता है, के क्यू बाई आर के जगह यहाँ ए है तो ए स्क्वायर हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया ए स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन का बात करेंगे हम, तो इसका डायरेक्शन जो होता है बच्चों एकदम बीच से निकलेगा, ये क्योंकि EB और EC बराबर है और दो वेक्टर जब बराबर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट बीच से निकलेगा। तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बच्चों, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे बच्चों।